नमस्कार, मैं सिकंदर खान। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का 9वां लेसन करेंगे और यह लेसन है जंतुओं में जनन। जनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। अर्थात जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जीव जनन क्यों करता है? जीव अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तथा अपनी जाति की उत्तरजीविता के लिए जनन करता है। अब हम बात करते हैं कि जनन कौन कौन से होते हैं या जनन की विधियां कौन कौन सी है। हम जनन की विधियों के बारे में अध्ययन करें उससे पहले हम इस सारणी को देखते हैं कि किसके बच्चे क्या कहलाते हैं। जैसे हमें पहला दे रखा है यहाँ मनुष्य, तो मनुष्य की संतान शिशु कहलाती है। इसी प्रकार बिल्ली का बच्चा क्या कहलाएगा? देखो, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही कहते हैं। इंग्लिश में उसको कीटन के नाम से जाना जाता है। KITTN, कीटन। कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को हम पप्पी या पिल्ला कहते हैं। तितली, देखिए तितली है, उसके अंडे से प्रारंभिक जो रूप निकलता है वो कहलाता है कैटरपिलर या लार्वा। उससे बनता है प्यूपा और उससे छोटी तितली निकलती है। मुर्गी है, उसके बच्चे को कहते हैं चूजा और गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा। अब है मेंढक। देखिए मेंढक है, उसका बच्चा कहलाता है टेडपोल। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जीव का जो बच्चा है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जनन की विधियां। देखिए, जनन की मूल रूप से 2 विधियां हैं और वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जंतुओं में जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। देखिए, लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता हो। ठीक है, यानी इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें ध्यान रहे, नर युग्मक और मादा युग्मक एक कोशिक होते हैं और जब इनका संलयन हो जाता है तो युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और यह युग्मनज द्विगुणित होता है। इस प्रकार युग्मक अगुणित और युग्मनज द्विगुणित होता है। द्विगुणित युग्मनज नर तथा मादा युग्मकों के संलयन का परिणाम होता है। अब हम देखते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग, देखिए नर जनन अंगों में 3 मुख्य भाग है। एक जोड़ी वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और एक सेसन लिंग या पेनिस। इस प्रकार इसमें 3 भाग होते हैं। अगर हम चित्र में देखें
तो हमें 3 भाग इसके स्पष्ट दिखाई देंगे। ये वृषण है जो शरीर से बाहर है, शुक्राणु नलिका है, और शुक्राशय जहाँ शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, और ये लिंग या पेनिस, यहाँ से शुक्राणु बाहर स्खलित होते हैं। इस प्रकार नर जनन अंग में 3 मुख्य भाग होते हैं, और ये 3 मुख्य भाग वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और 1 शिशन होते हैं। देखिए, वृषण है वो शरीर से बाहर होते हैं और उन्हीं में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं, और वृषण के अंदर लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु है वो एक एकल कोशिका होती है, और उसमें कोशिका के संघटक पाए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु है वो सूक्ष्म है, और प्रत्येक शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। इनका सबसे आगे का भाग सिर कहलाता है, बीच का भाग मध्य भाग, और पश्च भाग पुच्छ कहलाता है। पुच्छ शुक्राणु की गति में सहायता देने वाला घटक है। और इस बड़े चित्र में हम देख रहे हैं, हमें सभी दिखाई दे रहे हैं, वृषण, शिशन और शुक्राणु नलिका। पहले के दिमाग में प्रश्न आ रहा है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो शुक्राणु में जो पूंछ होती है उसकी गति में सहायता देती है। अब हम बात करते हैं मादा जनन अंग। देखो, जिस प्रकार नर जनन अंग में मुख्य 3 अंग माने गए हैं, वृषण, शुक्राणु नलिका और शिशन, उसी तरीके से मादा जनन अंगों में भी 3 मुख्य अंग, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय माना गया। इस प्रकार मादा जनन अंग में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। चित्र में अगर हम देखें तो ये अंडाशय का भाग है, दोनों तरफ अंडाशय हैं, एक जोड़ी अंडाशय हैं, अर्थात दायां अंडाशय या बायां अंडाशय, और दोनों तरफ से निकली हुई है अंडवाहिनियां, और ये तीसरा पार्ट अपने को यहाँ दे रखा है गर्भाशय। इस प्रकार मादा जनन अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। इस प्रकार 2 अंडाशय हैं और 2 अंडवाहिनी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखा गया है कि किसी महिला की एक अंडवाहिनी खराब हो गई तो उस महिला के निषेचन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में महिला के निषेचन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला में 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं, जिनमें एक अंडवाहिनी अगर सही है तो उसका निषेचन आसानी से होगा, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार नर युग्मक वृषण से उत्पन्न होते हैं और शुक्राणु कहलाते हैं, उसी प्रकार मादा युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। ठीक है, हर महीने दोनों अंडाशयों में से महिला के किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या यूं कहें डिंब निकलता है, और यह डिंब अंडवाहिनी में आता है। और मादा का गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। अब ये होता कैसे है कि शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन हो जाता है तो अंडवाहिनी से वो गर्भाशय में आ जाते हैं, वहाँ ऋतुज हो जाते हैं, और वहाँ उसका विकास होता है। शुक्राणु एकल कोशिका है और अंडाणु भी एकल कोशिका है। हमें दिए गए चित्र के अंदर अंडाणु कोशिका दिखा रखा है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि अंडाणु कोशिका एकल कोशिका, जिसके मध्य भाग के अंदर केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार नर तथा मादा जनन अंगों में मुख्य रूप से 3 भाग माने गए हैं। यहाँ
बूझों के दिमाग में बात आ रही है कि विभिन्न जंतुओं के अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकता है जैसे कि मनुष्य, या बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे कि मुर्गी के अंडे। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, जो बड़ी है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। शतुमुर्गी का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका का उदाहरण है जिससे हम आसानी से देखते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन। देखिए, साधारण रूप में बात कहें तो नर और मादा युग्मकों का संयोग ही निषेचन है। देखिए, जनन के पहले प्रकरण में नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर तथा मादा संभोग की स्थिति में आते हैं तो लिंग के द्वारा शुक्राणु स्खलित होते हैं और वो अंडाणु के संपर्क में आते हैं। तो एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है या जुड़ जाता है। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के कारण शुक्राणु और अंडाणु एक हो जाते हैं और अब तक ये जो युग्मक थे अब निषेचन के बाद युग्मनज कहलाते हैं या युग्मनज बन जाते हैं। युग्मक जो शुक्राणु है, युग्मक जो अंडाणु है वो एकल कोशिका है, और युग्मनज जो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है वो युग्मनज है, वो द्विगुणित कोशिका कहलाता है या द्विगुणित कोशिका होता है। यहाँ चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि ये अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु प्रवेश करते हैं और जब दोनों का संलयन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं और इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, निषेचन के प्रक्रम में मां से अंडाणु और पिता से शुक्राणु मिलते हैं। अतः नई संतान जो होगी उसमें कुछ लक्षण अपनी माता से आएंगे तथा कुछ लक्षण अपने पिता से आएंगे। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि संतान के अंदर माता और पिता दोनों का योगदान होता है, क्योंकि एक से अंडाणु आता है और एक से शुक्राणु आता है। इसलिए संतति के अंदर दोनों के कुछ कुछ गुणों का समावेश होगा। कुछ लक्षण पिता से मिलते होंगे तो संतान के कुछ लक्षण माता से मिलते होंगे। निषेचन की बात करें तो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात इनमें संलयन की क्रिया नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए ये निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब वहीं ये क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्यों? कि कई जंतुओं में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर संपन्न नहीं होती, ये क्रिया शरीर से बाहर होती है, इसलिए से बाह्य निषेचन कहा जाता है। अनेक जंतुओं में जो क्रिया निषेचन की बाहर होती है उसमें अधिकांश जल का योगदान होता है। जैसे कई जीव अपने अंडाणु और शुक्राणु जल में छोड़ देते हैं और इस जल में तैरते हुए एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि एक ही जाति के अंडाणु अपनी ही जाति के शुक्राणु से संलयित होते हैं। इसमें एक विशेष रासायनिक क्रिया होती है, इन क्रिया के द्वारा वो किसी दूसरी जाति के द्वारा संलयित नहीं होते हैं। अब हम मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन की बात करते हैं। बसंत या बरसात की ऋतु में मेंढक तथा टोड़
पोखर, तालाब या मंद गति से बहने वाले झरने की ओर चले जाते हैं। और जब ये वहाँ चले जाते हैं तो नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं और इस दौरान हम अक्सर उनके टरटराने की आवाज़ सुनते भी हैं, जो उनको एक दूसरे की तरफ बुलाने का संकेत होती है। तो मादा यहाँ आती है और एक साथ सैकड़ों अंडे उस पानी के अंदर दे देती है। ये जो अंडे होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और एक परत होती है जेली की, उस जेली जैसी परत के द्वारा ये घिरे होते हैं, जिसके कारण इनकी सुरक्षा होती रहती है और ये एक साथ रहते हैं। जब इन अंडों के पास शुक्राणु आता है, अर्थात नर के शुक्राणु आते हैं, क्योंकि नर वहीं शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता है, गति करता है और वो तैरता हुआ ही शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आ जाता है और अंड कोशिका के संपर्क में आकर इसमें प्रवेश करके वो निषेचित कर देता है। इस प्रकार मेंढक में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाहरी निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का जनन मछली, स्टारफिश जैसे अन्य जलीय प्राणियों में भी होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि मेंढक, इनके जो अंडे हैं वो अंडे बहुत ही कमज़ोर कोमल प्रकार के होते हैं, जबकि मुर्गी का जो अंडा होता है वो बाहर एक कवच से ढका होता है। मेंढक का अंडा इस प्रकार ढका हुआ नहीं होता। यहाँ बुझों के दिमाग में एक बात आ रही है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती है, जबकि मुर्गी केवल एक ही अंडा देती है। देखिए इसका कारण क्या है, ये हम जानने का प्रयास कर। हम अब बुझों के इस प्रश्न का जवाब तलाश करते हैं कि मेंढक, मछली एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे जंतु जो बहुत संख्या में अंडे देते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि उस पानी के अंदर बहुत से और भी जंतु हैं जो अपने अंडे देते हैं, शुक्राणु देते हैं। साथ ही साथ ये अंडे और शुक्राणु लगातार बहते पानी के साथ गति करते हैं, जिनसे ये प्रभावित होते हैं। इसके अलावा वायु इनको प्रभावित करती है और बरसात से भी ये प्रभावित होते हैं और कई बार ये अंडे दूसरे जीवों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार इनके नष्ट होने की संभावनाएं काफ़ी होती है। अगर इसी प्रकार ये नष्ट होते रहें तो इनमें निषेचन की क्रिया मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये जंतु अत्यधिक मात्रा में अंडे और शुक्राणु पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण कोई न कोई शुक्राणु किसी न किसी अंडाणु को निषेचित कर सके या निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए ये जीव अत्यधिक मात्रा में अंडाणुओं और शुक्राणुओं को पानी के अंदर या शरीर से बाहर स्रावित कर देते हैं। धन्यवाद।